हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ वेंजो फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। गाइस, आपको जो भी पूछना है आप कमेंट सेक्शन में ना पूछकर इंस्टाग्राम पर लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, प्लीज़ किसी भी फैन फिक्शन पे प्लीज़ वॉन्क्शन मत लिखिए। आपको जो पसंद आ रहा है वो फैन फिक्शन चूज़ कीजिए, उसी पे वो चीज़ के बारे में पूछिए। अदर फैन फिक्शंस पे जाकर अदर चीज़ों की मिक्सिंग मत कीजिएगा। जो फैन फिक्शन जिसका आपको पूछना है आप उस पर पूछिए। आप इंस्टाग्राम पे लिंक दिया हुआ है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच। चलिए हम इसे शुरू करते हैं। ये भाई वन कशिंग जो है वो सर्वेंट से पूछते हैं कि वो जो कारागार है जहाँ पर लोगों को रखा गया है वो कहाँ पे है। वो एक्सप्लोर करना चाहते थे इस प्लेस को, और वो शो करना चाहते थे किंग का रियल फेस की स्टेट को, ताकि पीपल को पता चले कि उनका जो किंग है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है, और वहाँ के लोगों में आपस में ही एक वॉर छिड़ जाए अपने ही किंग के अगेंस्ट में। वो दूसरों से तो लोगों को तब प्रोटेक्ट करेंगे जब अंदर की इंटरनल वॉर को झेल पाएंगे। वन कशिंग जो है वो उस कारागृह यानी कि उस जगह पहुँचता है तहखाने की तरफ, जहाँ पर उसने देखा होता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मरे हुए हैं, और वहाँ पर की स्टेट के सोल्जर्स भी जो हैं वो उनको फ़ैन यूज़ कर मार देता है। और उसके लिए बाएं हाथ का खेल था लोगों को अपने फ़ैन से मारना। वो इजीली वहाँ पर जाता है, लोगों को धीरे धीरे मारता जाता है। वन कशिंग जो है की लेता है एक मरे हुए सोल्जर की पॉकेट से। ये भाई और वन कशिंग जो है दोनों के दोनों अंदर जाते हैं उस तय खाने में, और वहाँ पर सर्वेंट जो है उसका जो वांग मई था वो जो है वो पेंग एन को इन्फॉर्म करता है कि वन कशिंग कहाँ पर है। और वो सारे 5 लीग अलाइंसेस को बहुत सारे लेटर्स लिखता है ताकि वो नेबरिंग सेक्ट को लेकर वहाँ पर हमला बोल दे। पेन एन भी जो है वो लेटर को लेता है और अंकल शन के पास जाता है और इन्फॉर्म करता है कि बॉर्डर जो की स्टेट का है वहाँ पर किस तरह से हमला बोलना है। यहाँ पे वैन किशिंग जो है वो उस गंदे से तहखाने की तरफ भर रहा होता है, और उस कारागृह की तरफ जो जा रहा होता है उसे गट फीलिंग आती है कि आशु मेरा यहीं है। वन कशिंग और ये भाई जो है अंदर की तरफ जा रहे होते हैं, और वो केयरफुली अंदर जाते हैं उस तहखाने में या फिर उस जगह केव के अंदर। वो जब जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही घना अंधेरा है, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही होती है ह्यूमन फ्लैश की, ह्यूमन के ब्लड की, और वहाँ पे ना जाने कितने सारे स्केलेटन यानी कि लोगों की हड्डियाँ अस्थियाँ पड़ी हुई थी, और वो प्रिजर्व किया हुआ था उस पूरे पाथ को। वो जो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट चैम्बर होते हैं, और वहाँ से बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती है, और ड्राई वहाँ पे इंसेंस बर्नर भी पड़ा होता है। वहाँ पर ना जाने कितने पुराने खून के चीटे थे, और पूरी की पूरी दीवार ना जाने कितने खूनों से भरी हुई थी। यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत होता था। वहाँ पर बहुत सारे बच्चों के भी स्केलेटन सिर की जो है धड़ पड़े हुए थे, जो कि अब सिर्फ स्केलेटन में बदल गए थे, यानी कि सिर्फ हड्डियाँ ही रह गई थी। मांस तो ख़त्म हो चुका था, और उससे पता चलता है कि यहाँ पर लोगों को किल किया जाता था। ना जाने कितनी गंदी बदबू होती है, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर यहाँ पर कोई है तो वो कैसे जी रहा होगा। वो उस जगह को देखकर, उन वॉल्स को देखकर इतना ज़्यादा डर जाता है, और वो सच में फील करता है कि बच्चों को कितनी बुरी तरह से यहाँ पर सच में कितनी गंदी तरह से डरा कर मारा जाता होगा। ये जगह तो जैसे मानो नर्क से भी भद्दी जगह थी। ना जाने कितने रैट्स जो थे वो बच्चों के सिर के ऊपर कूद रहे थे, खा रहे थे, स्किन को खा रहे थे, जो मतलब गंदी वंदी स्किन पड़ी हुई थी, या फिर मतलब कुछ भी वहाँ कुछ मिल रहा था। और लिटरली मतलब कितने ज़्यादा साइकोपैथ होगा जो यहाँ पर आकर इस तरह लोगों को मारता था। वन कशिंग जो है वो काफ़ी सारे बच्चों की आवाज़ सुनता है अंदर से, जो कि हेल्प के लिए चिल्ला रहे होते हैं और रो रहे होते हैं खाने के लिए। वन कशिंग इमिडिएटली जो है बाकी सारे गार्ड्स को मार देता है। वो देखता है वहाँ पर एक आदमी जो है वो वन कशिंग की तरफ फेस किए हुए है। वन कशिंग के गले में ही उसकी आवाज़ जैसे मान लो बंद गई हो। वो धीरे से बोलता है अशु। उसकी चीख से आंसू बहने लगते हैं। अशु जो कि एक छोटी सी स्मॉल बेबी गर्ल को अपने हाथों में लिए हुए था, जो कि बहुत ज़्यादा हंग्री और बीमार थी, वो उसकी बाहों में ही मर गई होती है, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। ऐसे सर्कमस्टांसेस में जोशु जो है वो उस बच्ची की जो कि 3 साल की थी उसे कुछ दिनों से देखभाल कर रहा था। वो बहुत बीमार थी। उसका नाम बेबी तीमी था, और
बेबी तीमी जो है वो जोजिशु के कपड़ों को पकड़कर हर टाइम उस गंदे से फिल्ती से तहखाने में रहा करती थी और वो जोजिशु को गलती से अपना फादर मान लेती है। जोजिशु बहुत बुरी तरह से उस बच्चे को अपनी बाहों में पकड़कर रो रहा होता है। जोजिशु भी प्रेग्नेंट होता है और वो कहीं ना कहीं इस छोटी सी बच्ची से अटैच हो जाता है, स्पेशली बेबी तीमी से। लियो चंचाओ भी रो रही होती है क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी लड़की को खोया था। वो जोजिशु की बैग को जो है थपथपा रही होती है, जिसने अभी अपने इमोशंस पे अपना कंट्रोल खो दिया था। वन केशिंग अपनी बिलव्ड जोजिशु को हक करता है और जो कि पूरी तरह से उस बच्ची को देखकर अपनी बाहों में रो रहा होता है। जोजिशु प्रेग्नेंट था और वो इस तरह का स्ट्रेस अभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके मूड स्विंग्स होते थे, लेकिन ये बच्ची का मरना बहुत ही ज़्यादा दर्दनीय था। ये भाई जो है वो सबको रेस्क्यू करता है उस तहखाने में से। ये भाई जो है वो चेनों को काटता है, लोगों के हाथों पैरों को फ्री करता है। वांग मेई पेंगेन भी उनके साथ आते हैं और उन बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। वन केशिंग उस बेबी की बॉडी को, बेबी गर्ल की बॉडी को अपने हाथों में लेता है क्योंकि उसका जो पति था वो प्रेग्नेंट था और अपनी लाओबो को उस बच्ची को पिक नहीं करने देता। वांग मेई भी हेल्प करता है लियो चुनचाओ को खड़े होने में। वो अपने ओल्ड मास्टर को बो करती है और जो कि वन केशिंग होता है वो सारे के सारे सभी एक एक बच्चे को रेस्क्यू कर लेते हैं। छोटे बच्चे बहुत ही हंग्री होते हैं, वो सारे के सारे प्रॉपर बात भी नहीं लिया होता, हाइजीन क्लोथ भी नहीं होते। पिंगन और वांग में जाके मॉनिटर करता है सारी चीज़ों को और बच्चों को एक एक करके नहाने भेजता है और खाने पीने का भी बंदोबस्त करता है। वो बच्चों के वाउंड्स को भी ट्रीट करते हैं जो कि उन बेड़ियों में पड़ कर उनके हाथों पैरों पर निशान आ गए थे। वेंग मेई जो है वो एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है पूरे डंगियन के अंदर, ताकि कोई भी क्लू ना मिले कि वहाँ से लोग भाग गए थे या क्या हुआ था। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और 5 लेक लाइन्स जो होता है वो अपना मूव चलने के लिए तैयार होता है की स्टेट के अगेंस्ट। वो सारे के सारे आग लगा देते हैं। की स्टेट के जो सोल्जर्स होते हैं, ना जाने कितने नेबर्स जो हैं वो मर जाते हैं। वन केशिंग जो है अपने सबॉर्डिनेट के बीच एक क्योस सा इकट्ठा कर देता है कि की स्टेट के अंदर वो हैंडओवर करता है जिन जिन पेरेंट्स के बच्चे गुम हो गए थे, और उनमें से कुछ तो 5 लेक लाइन्स के अंदर के बच्चे थे। किंग फेंगमिया के लिए वो लोगों में ऐसी जंग पैदा कर देता है कि किंग फेंगमिया तो मान लो गुस्से से तिल मिला गया हो, क्योंकि उसका जो अदर सेक्ट के अलायंस थे वो उन्हें हेल्प करने नहीं आ पा रहे थे क्योंकि उसे चारों तरफ से आसपास के लोगों ने घेर लिया था और वो अभी प्रिपेयर ही नहीं था वॉर के लिए। 5 लेक अलायंस भी उसके जो है गेट पर आके खड़ी हुई थी, उसके बॉर्डर पे थी। इवन उसके अपने पीपल ने अंदरूनी एक जंग छेड़ दी थी क्योंकि वो लोगों को मार दिया करता था। की स्टेट के पीपल उस पर केरोसिन ऑयल छिड़कते थे, उसी के जो इतना बड़ा महल था उसके बाहर जा जाके आग लगा दी थी। पूरी पूरी लंबी 20-20 फुट की दीवारें उन्होंने जला दी थी। ना जाने कितने कितने वो केरोसिन तो अंदर फेंक दिया करते थे और फिर उन्हें आग लगाकर अंदर डाल दिया करते थे। कितने सोल्जर्स जो कि तैनात हुए हुए थे उन बाउंड्रीज पे, वो भी ना जाने कितने कितने जल गए थे। वो इतनी तेज़ आग थी कि वो 2-2 मीटर वाइड थी, 1 मीटर वो इनसाइड अंदर की वॉलों तक आ चुकी थी। और पीपल जो थे वो ना जाने कितने रॉ मटेरियल के बॉम्ब जो थे वहाँ ब्लास्ट किया करते थे और वो थिन बैग का यूज़ करते थे वहाँ पर ब्लास्ट करने के लिए। ना जाने कितने लोग उन्होंने, कितने सोल्जर्स जला दिए थे। और ये सब करते हुए उन्हें बिल्कुल रहम नहीं आता था क्योंकि किंग ने भी उनके लोगों को, उनके छोटे छोटे बच्चों को इतनी बेरहमी से मारा होता है। सेकंड कंसोर्ट फेंग शियानली जो है वो वहाँ से भागना चाहती थी अपने फादर वांग लू की, जो कि ब्रिगेडियर था चिया स्टेट के आर्मी का, उनके साथ मिलकर, क्योंकि वो जानती थी कि चिल्ड्रन वाला मैटर बहुत ही घटिया था और घिनौना था और जो उन्होंने ब्रूटल सेक्रीफाइस किया था सैटर्न को, आज वो कहीं ना कहीं उनके पास वापस पे बैक हो रहा था। और ये जनता जो इतने गुस्से में है वो इन लोगों को जस्टिस चाहती है और इन लोगों को जिंदा जलाना चाहती है जिस तरह से इन्होंने लोगों को मारा। और किंग सेल्फिश कितना था और फेंग शियानली भी कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों में जो है इन्वॉल्व होती है कि स्टेट जस्टिस चाहता था और उन लोगों को ज़िंदा जलाना चाहता था और उस सेल्फिश किंग को भी। लेकिन फेंग शियानली जो है वो पकड़ी जाती है किंग फेंगमिंग के द्वारा जब वो वहाँ से भागने की ट्राई कर रही होती है। फेंगमिंग भी एकदम से सेकंड कंसोर्ट फेंग शियानली को उसका सिर धड़ से अलग करके मार देता है क्योंकि वो अकेला नहीं था जो उन रिचुअल्स को
करा करता था। उसके साथ फेंग शियानली का भी पूरा यानी कि सेकंड कंसोर्ट उसकी जो थी उसका भी पूरा हाथ था। फेंग शियानली जो है उसका सिर दूर जाके गिरता है कट कर, और वो उसका सर जो है धड़ से अलग हो जाता है। उसने अपनी लाइफ में ना जाने कितने इनोसेंट बच्चों को मारा हुआ था, तो आज उसे उसके किए की सज़ा मिलनी ही थी। आखिर भगवान तो हर जगह है। अगर आप शैतान बनेंगे तो आपका अंजाम कोई अच्छा नहीं होगा। आप भी वही भुगतेंगे जो आप लोगों को देंगे, और अगर आप लोगों को मारेंगे, लोगों को अपने लायक नहीं समझेंगे, तो आपके साथ भी आपका अंत भी वैसे ही होगा। वहाँ पर लोगों में इतना ज़्यादा आक्रोश आ जाता है कि वो अपने किंग को मारने के लिए वैसे ही पागल हुए जा रहे थे। किंग जो है वो जब सेकंड कंसोर्ट फेंग शियानली को मार देता है, क्योंकि उसका डबल ट्रेटर वाला बिहेवियर होता है, वो गुस्से में तिल मिलाया होता है और वो ना जाने कितना गुस्से में पागल हो चुका होता है। लेकिन जो हमारी फर्स्ट कंसोर्ट होती है वो भी, उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है। वो भी गुस्से में तिलमिलाई होती है। वो क्या करती है, वो 10 पैकेट केरोसिन ऑयल लेती है और किंग फेंगमिया पे डाल देती है। किंग फेंगमिया शॉक्ड हो जाता है। वो और उसकी साथी मिलके, जो फर्स्ट कंसोर्ट थी, वो किंग फेंगमिया के ऊपर न जाने कितने सारे 10 से भी ज़्यादा जो हैं पानी के कैन डालती हैं और वहाँ पे आग लगा देती हैं और उसे ज़िंदा जलने में मजबूर कर देती हैं। वो सारी की सारी केरोसिन ऑयल जो है उस पूरे रूम को, पूरी जगह को जो है वो जला देता है। इवन उस रूम में ही कटा हुआ सर फेंग शियानली यानी कि सेकंड कंसोर्ट का भी पड़ा होता है। उसके सबॉर्डिनेट इमिडिएटली डोर को क्लोज कर देते हैं कि किंग फेंगमिया वहाँ से वापस ना बच सके और वो उस रूम में ही जल जाए। ये उसके पापों की सजा थी, उसे एक दिन पे करना ही था। किंग फेंगमिया बहुत ही सेल्फिश किंग होता है, जिसने अपने सारे स्टेप ब्रदर्स और सिस्टर को जो है मार दिया होता है उस थ्रोन के लिए। किंग फेंगमिया इतना वो बच से ही इम्पोर्टेंट यानी कि नपुंसक था, वो बच्चे पैदा कर नहीं सकता था। उसका जो प्राइवेट पार्ट था वो इतना ज़्यादा छोटा था कि वो असक्षम था बच्चे पैदा करने में। किंग फेंगमिया जो है उसकी आंखें हमेशा से उसकी फादर के थ्रोन पे थी। किंग फेंगमिन जो है वो अपने भी रास्ते में आते हुए थ्रोन और उसके बीच जो भी ऑब्स्टेकल यानी कि जो भी रोड़े आते थे उन सबको मारता जाता था। फेंग तियानशी अपने एक्स क्राउन प्रिंस फेंग मू से बहुत प्यार किया करती थी, जो कि फेंग मिया की फर्स्ट कंसोर्ट थी। फेंग मिंग जो है वो उससे शादी करना चाहता था। वो एक्स क्राउन प्रिंस को जिंदा जला देता है उसकी आंखों के सामने। फेंग मिन सुनता है कि फेंग तियानशी प्रेग्नेंट है फेंग मू के चाइल्ड से। वो ऑर्डर देता है अपने 20 डिसेबल्स को कि उसके साथ दिन रात रेप किया जाए और उसे तब तक टॉर्चर किया जाए जब तक कि वो अपने अनबॉर्न बेबी को खो ना दे। ऐसा ही होता है। 20 लोग फॉलो करते हैं किंग फेंगमिया का ऑर्डर और वो उसकी फर्स्ट कंसोर्ट फेंग तियानशी को ब्रूटली रेप करते हैं और एक एक करके उसके पेट पे इतनी ज़ोर से लाते मारते हैं। वो बहुत रोती है और हेल्प मांगती है उन लोगों को कि वो उन्हें बचाए। वो ना जाने कितना रोती रहती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आता। वो अपना वो टाइम भूली नहीं थी। कोई भी उसकी हिम्मत नहीं करता उसकी हेल्प करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली फेंग तियानशी अपना बच्चा खो देती है, जो कि उसके लवर और अनबॉर्न बेबी दोनों होते हैं। दोनों ही एक टाइम पे वो खो चुकी होती है। उसकी मदर भी, उसका सिर भी काट दिया जाता है और फेंग तियानशी जो होती है वो लाइफ में अपना जो बदला होता है वो फेंग मिन से लेने के लिए तड़प रही थी। इतने सालों में वो चुप रही, लेकिन जब उसने सुना कि ना जाने उसने और भी कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया और कितने लोगों को मारा है, वो चुप नहीं रही। उसने केरोसिन ऑयल का सहारा लिया और पूरे पैलेस को जलवा दिया। वो इकलौती थी जिसने लोगों को रॉ मटेरियल बॉम्ब प्रोवाइड किए थे ताकि वो इस महल में आग लगा सके। वो अपने इविल हस्बैंड और उसके टेंट्रम से तंग आ चुकी थी। फेंगमिन का कोई राइट नहीं था लोगों को जिंदा जलाने में और इस वर्ल्ड में लोगों के साथ बुरा करने का। जब फेंगमिन लोगों को जिंदा जल रहा था तब वो हेल्प के लिए चिल्लाता है। ये फेंग तियानशी को भी वही सेटिस्फेक्शन देता है जैसे एक वक्त पे वो हेल्प के लिए चिल्लाती थी। लेकिन इसी आदमी ने 20 लोगों को ऑर्डर दिया था उसके साथ रेप करने के लिए। कर्मा ने उसे ऐसा हिट किया कि फेंगमिन का लक इतना ज़्यादा हार्ड हो चुका था। फेंग तियानशी वो इस सारे सालों में उस
दर्द को, उस बेइज्जती के घूंट को पीती जा रही थी और वो अपने क्रूअल हस्बैंड से उतनी ही क्रूअल्टी से रिवेंज लेती है। फेंगमिन जो है वो किडनैप करता है सो जुशु को ताकि वो बार्गेन कर सके वन कशिंग से फॉर ग्लेस आर्मर लाइब्रेरी की के लिए। फेंगमिन जो है जस्ट क्योर करना चाहता था अपनी बॉडी को ताकि वो की स्टेट का हायर पैदा कर सके। फेंगमिन इतनी बुरी तरह से जल कर मरता है, उसका अपना कर्मा उसे इस तरह से जलन, वो सारा दर्द महसूस कराता है जो वो लोगों को देता था। फेंग तियानशी इन्फॉर्म करती है स्कॉर्पियन किंग को कि लियो चिनचाओ जो है वो किडनैप हुई थी, वो कभी भी उसे छोड़कर भागी नहीं थी। वो इन्फॉर्म करती है कि फेंगमिन ही तुम्हारी वाइफ का रेप करना चाहता था और वो सेक्रीफाइस करना चाहता था स्कॉर्पियो किंग की वाइफ को और उसके अनबॉर्न बेबी को सैटर्न के लिए, ताकि वो थ्रोन का हायर पैदा कर सके। और स्कॉर्पियो किंग को ये सुन के ही गिल्टी फील होता है कि वो उन इविल लोगों को, जैसे कि फेंगमिन और फेंग शियानली थी, उन्हें ट्रस्ट कर रहे थे लेकिन अपनी इनोसेंट वाइफ को नहीं। स्कॉर्पियो किंग जो है वो अपनी बीवी से मिलना चाहता था, लियो चिनचाओ को, जो कि 5 महीने प्रेग्नेंट थी। वन कशिंग जो है वो यहाँ पर जाता है और बरी करता है उस छोटी सी बेबी तिमी को और उसे प्रॉपर बरियल देता है एज अ फादर। इस इंसिडेंट ने उसे, जो वन कशिंग होता है, उसे गु शियांग की याद दिला दी होती है कि गु शियांग भी उसके लिए एक बेटी जैसी थी, एक सिस्टर जैसी भी। और वन कशिंग के टीयर्स एकदम से रोल होकर उसकी आंखों से गिरने लगते हैं और रिमेंबर करता है कि गु शियांग कितनी क्यूट स्माइल रखती थी और कितनी जोली नेचर की थी। उसने भी अपनी लाइफ में कितना सब चीज़ें सही थी, वो कितनी फेथफुल थी अपने मास्टर के लिए। वन कशिंग सो जुशु को हक करता है, वो उनके लिए बहुत ही दुख भरी घड़ी थी। वो 5 लेक अलायंस अब वापस जाना चाहते थे। फेंग तियानशी ने यहाँ पर एम्प्रेस होने का जो है की स्टेट संभाल लिया था। वो सारा का सारा जो है थ्रोन पे बैठ चुकी थी और पूरे की स्टेट को अब रन वही करती थी बिना किसी किंग के। वो अपना एम्पायर खुद ही संभाल रही थी अपनी कैपेबिलिटीज़ पे। वो बहुत जनरस और हम्बल किस्म की जो थी क्वीन बनी थी। की स्टेट में एक ऐसा लीडर था और एक ऐसा लीडर चाहिए था जो बिल्कुल उसके जैसा हो। वो बहुत सारे पॉलिसीज़ को रिफॉर्म करती है और वन कशिंग जो है वो 4 सीजन मैनर में वापस आ जाता है अपने लॉपो को लेके, यानी कि अपनी प्यारी सी बिलव्ड वाइफ सो जुशु को लेके, जो कि अपनी लाइफ में अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। वो अपने अनबॉर्न बेबी और अपने हस्बैंड को अब नहीं खोना चाहता था। मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ गाइस, और 2 वीडियोस और बन जाएंगी और उसके बाद ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे। थैंक यू।